हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञानी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए। आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चंस में से 25 से अधिक सही हो। ईमानदारी से टेस्ट दें तो निश्चित ही आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जितना भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है? थैनेटोस, इरोस, लिबिडो, एक व दो, दोनों। तो यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को लिबिडो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियताओं का कम होना, व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को भाषा के बोलने में असामान्यता का होना का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है? गुड़िया संग्रह, पत्थर संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह या टिकट संग्रह। तो बालिकाओं जो प्रवृत्ति होती हैं वह गुड़िया संग्रह की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया? कैटल, स्पीयरमैन, गिलफर्ड या टर्मन। तो बुद्धि का जो तरल मौजिक मॉडल है वह देने वाले कैटल थे। चलिए आगे चलते हैं। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली या समाजमिति। तो बालक के व्यक्तित्व के मापन की जो वस्तुनिष्ठ विधि है वह है समाजमिति। आगे चलते हैं। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन को कहते हैं? शैक्षिक मंदता, विमंदित, मंदबुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़ा। तो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर जो पिछड़ेपन होता है उसको शैक्षिक मंदता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है वह है अवधान संबंधी बाधा का होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद व आदत। तो जन्मजात जो प्रेरक हैं वह आदत नहीं है। आदत जन्म के बाद आदत को बनाया जाता है, न कि ये जन्मजात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि व औसत बुद्धि। तो एक 11 वर्ष का जो बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वह औसत बुद्धि के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। तो दोस्तों, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस तरह तैयार कर पाई है का पुष्टिपोषण प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि शिक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? 30, 1:30, 1:40, 1:45 या 1:50। तो अब पता है कि पहली से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए जाए तो विद्यार्थियों की संख्या यदि 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होगा? मतलब विद्यार्थियों के अनुपात में अध्यापक के अनुपात में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? MA/CA इंटू 100, MA/CA, CA/MA इंटू 100, CA/MA। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वह
MA/CA इंटू 100। अब MA का मतलब होता है मानसिक बुद्धि, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और CA का होता है वास्तविक मानसिक आयु और वास्तविक आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल अपराधियों की आयु क्या होती है? 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक। तो जो बाल अपराधियों की आयु होती है वह होती है 18 वर्ष से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंध प्रश्नों से, प्रोजेक्ट प्रणाली से, उपलब्धि परीक्षण से। तो जो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है वह उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, या दोनों, या समाज। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये दोनों ही, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। जीवन में 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, यह कथन किसका है? जीवन के 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, या वॉटसन। तो जो इसका सही आंसर है वह है सिगमंड फ्रायड। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, वह जिस बात का उदाहरण है? औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण, दोष युक्ति, या पहचान। तो परीक्षा में असफल होने वाला कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है तो वह किस बात का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है प्रक्षेपण। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, या 1 दिसंबर 2010। तो जो RTE एक्ट 2009 है वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, या अनुक्रिया की। तो जो अधिगम में सबसे पहली भूमिका आत्मीकरण की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है असफलता, सफलता, अकुशलता, व कुशलता। तो अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करने वाला अकुशलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल कोष्ठ कितने हैं? 7, 120, 80, या 3। तो जो गिलफर्ड का बुद्धि संबंधित मॉडल है उसमें 120 कुल कोष्ठ हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक, या उपयुक्त सभी। तो जो थॉर्नडाइक का बुद्धि के प्रकार हैं वह ये तीनों ही हैं यांत्रिक, अमूर्त एवं सामाजिक। आगे चलते हैं। गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? 240 दिन बाद, 280 दिन बाद, 180 दिन बाद, या 300 दिन बाद। तो गर्भधारण के बाद शिशु का जन्म 280 दिन बाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है CCE, निर्माणात्मक, योगात्मक, एवं मानक। तो जो मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं है वह मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अब आप CCE का भी फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। CCE को हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रहेंसिव एवं कंटिन्यूस इवेल्यूशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक कौन हैं? गॉल्टन, थॉर्नडाइक, टर्मन, एवं वुडवर्थ। तो वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा देने वाले वुडवर्थ थे। चलिए आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है।
तो जो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कथन सही नहीं है, वह व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, यह कथन अगलत असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या कोई नहीं। तो जो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह धनात्मक स्थानांतरण है। अब ये तीनों ही है क्या, इसके लिए मैं बता दूं कि ये तीनों ही अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण एवं ऋणात्मक स्थानांतरण, ये अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। अब धनात्मक स्थानांतरण में क्या होता है कि जब कोई एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान यदि नवीन परिस्थिति या विषय के सीखने में सहायता करता है तो उसको धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या कोहलर? तो जो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है वह देने वाले वाइगोत्स्की थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का आकलन का आधार क्या है? पुनः स्मरण, व्यवहारिक परिवर्तन, रट लेना या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है व्यवहारिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार कहलाता है डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्रिफिया, बुलिमिया या कोई नहीं? तो जो भोजन संबंधी जो असामान्य व्यवहार है वह बुलिमिया कहलाता है। और ये जो डिस्प्रेक्सिया है या डिस्ग्रिफिया है ये अधिगम निर्योग्यता के उदाहरण हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को देना है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।